ही होना है। सब लोग डूबे ताकि देश में भी एक अच्छी सरकार मिले और बिहार में भी अच्छी सरकार मिले। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। बात जब सियासत की होती है तो उसमें कुछ भी मुमकिन नहीं होता या कुछ भी गैर मुमकिन या नामुमकिन नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना होते होते हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके होने के पूरे इम्कान होते हैं लेकिन नहीं होते। आज ही एक खबर जराए के हवाले से आई है कि उत्तर प्रदेश में जो अजीम इत्तेहाद बनेगा बीजेपी यानी एनडीए के खिलाफ, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं रहेगी बल्कि एसपी, बीएसपी और उसमें साथ आरएलडी हो सकती है। यह खबर अभी जराए के हवाले से है। यानी जो चीजें दिखती जा रही थी कि ऐसा हो सकता है वो नहीं हुआ और जो नहीं हो सकता है ऐसा लगता है कि वो हो रहा है। जी हां, आपको याद होगा एनडीए में जितनी जमातें थी कैसे धीरे धीरे कर उसमें कमी आ रही है और अब एक नया मामला ऐसा आ गया है जिससे लग रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के चश्मो चराग बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। उस अहंकार का परिणाम अब यही होना है। सब लोग डूबे ताकि देश में भी एक अच्छी सरकार मिले और बिहार में भी अच्छी सरकार मिले। एक जमाना था जब सीधे तौर पे यह कहा जाता था कि फलां लीडर ने एक बयान दिया है, या तो वो बयान किसी अखबार को दिया जाता था या फिर किसी मीडिया चैनल को। लेकिन अब जमाना नया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में बहुत आसानी से आप ट्विटर के जरिए कोई बात कह सकते हैं या फेसबुक अपडेट के जरिए कोई बात कह सकते हैं, जिसे उतनी ही महत्वता दी जाती है, जिसे उतना ही अहम माना जाता है जितना आपके जरिए दिए गए किसी बयान को। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने कहीं बाज़ाब्ता ऐसा बयान नहीं दिया है, अब तक जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट के जरिए से चिराग पासवान ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं और यह ट्वीट ऐसा है कि जिसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या चिराग पासवान यानी क्या एलजेपी और क्या रामविलास पासवान, इनके दिलों में, इनके मन में कुछ और चल रहा है। हम आपको सुनाते हैं कि इनका ट्वीट क्या है, उसे हम पढ़कर सुनाएंगे। चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर है, उनका ट्वीट है। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि एनडीए के लिए ये बहुत ही ऐसा वक्त है जब ये मुश्किल है, ये नाजुक दौर है कि इस बारे में कोई फैसला करे। बीजेपी को चाहिए कि इत्तेहादी जमातों के साथ इस पर कोई खास बातचीत करे। एनडीए से टीडीपी और आरएलएसपी के अलग होने के बाद एनडीए बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में बीजेपी को इत्तेहाद में शामिल बकिया साथियों की फिक्र करनी चाहिए। एक और ट्वीट है उनका, एक के बाद एक 2 ट्वीट। दूसरा ट्वीट देखिए, उसमें कहते हैं कि गठबंधन की सीटों को लेकर कई बार बीजेपी के लीडरान से मुलाकात हुई लेकिन अभी तक कुछ ठोस बात सामने नहीं आई है, आगे नहीं बढ़ पाई है। इस मामले में वक्त रहते बात नहीं बनी तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा नहीं हुआ तो मुश्किल आ सकती है, नुकसान भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि यह नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? चिराग पासवान किसे नुकसान उठाने की बात कह रहे हैं? उन्होंने बयान नहीं दिया है लेकिन ट्वीट के जरिए से ये मीडिया में खबर आ चुकी है। तो क्या यह समझा जाए कि एनडीए में एक के बाद एक, जिस तरह से तेलुगु देशम पार्टी अलग हो गई, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग हो गई, तो क्या एलजेपी भी उसी राह पर है या सिर्फ इंतखाबात से पहले सीट शेयरिंग को लेकर ये दबाव बनाने की एक कोशिश है, ये दबाव बनाने का एक हथियार है? और इस खास मौजू पर हम अपने कई मेहमानों के साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ बयान आपको सुनाते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह एनडीए से टीडीपी और आरएसपी के अलग होने के बाद ये अब ऐसी खबरें आ रही हैं या ऐसे अंदेशे हैं कि अगर एलजेपी को इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाता है तो वो एनडीए से क्या अलग राह इख्तियार कर सकती है। क्यों? ट्वीट में उन्होंने ऐसा लिखा है कि ये नुकसान उठाना पड़ सकता है,
आइए देखते हैं कि चिराग पासवान के ट्वीट पर जेडीयू कांग्रेस लीडर और उपेंद्र कुशवाहा का क्या कहना है। ट्विटर पर एक शब्दों की जो सीमित संख्या का जो प्रश्न होता है, इसका संदेश मैं जो समझ सकता हूं बस इतना ही है कि लोकसभा के चुनाव में समय बहुत ज्यादा नहीं है और अगर इस पर हम एक तार्किक परिणति पर सीट शेयरिंग को ले आए तो आगे हम बेहतर तरीके से जीत दर्ज कर पाएंगे। अब मैं कह सकता हूं कि ये इस ट्वीट के जरिए कोई चिंता की बात नहीं है और मिलकर हम लड़ेंगे और 40 की 40 सीटें जीतेंगे। 3 राज्यों के चुनाव के बाद जो हमारे विरोधियों के हौसले बुलंद हैं, उनको ये जरूर समझना होगा कि उन राज्यों में वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वो जनादेश था। देखिए, चिराग पासवान का ट्वीट के भावार्थ क्या है उसे समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा था कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के आते ही एनडीए में बिखराव प्रकट होने लगेगा। पहले आरएलएसपी बाहर हो गई, अब दूसरे सहयोगी चिराग पासवान जी ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। तो ये स्थिति प्रकट करती है उन जनभावनाओं को जो यह बताता है कि एनडीए में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब बिखराव अवश्यम भावी है कि भाजपा के वर्तमान नेतृत्व के साथ बने रहना जोखिम का काम है, क्योंकि लोगों में जो एक आक्रोश है नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी को लेकर, वो अब लोग प्रकट करना शुरू कर दिए। देखिए, जिस तरह से एरोगेंसी के शिकार हैं अब एनडीए के लोग, खासकर बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार जी, और दोनों का जो अहंकार है, उस अहंकार का परिणाम अब यही होना है। आखिर हम भी जो अलग हुए, कहीं ना कहीं इसमें उन लोगों का अहंकार एक बड़ा कारण था। लोक जनशक्ति पार्टी को भी जल्दी से जल्दी वहां से बाहर आ जाना चाहिए, वरना छोटी पार्टियों को तो ये लोग बिल्कुल बर्बाद करने का मन इन लोगों ने बना लिया है। नीतीश जी के साथ रहकर बिहार में किसी की नैया पार नहीं हो सकती है। अच्छा ही है भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी नाव की सवारी की है जिस नाव पर नीतीश कुमार जी हैं। अब सब लोग डूबे ताकि देश में भी एक अच्छी सरकार मिले और बिहार में भी अच्छी सरकार मिले। और इस पर बातचीत करने के लिए, इस पर मजीद रोशनी डालने के लिए कि इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, इस ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए। हालांकि ट्वीट के बाद काफी कोशिश की गई कि चिराग पासवान कैमरे के सामने कुछ बोलें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और उनका बयान अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। लेकिन ट्वीट उन्होंने जरूर कर दिया है। हमारे साथ स्टूडियो से, दिल्ली स्टूडियो से जुड़ रहे हैं सर्वकमल दत्ता, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर्वकमल दत्ता जी का हम इस्तकबाल करते हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशरफ अंसारी, जो एलजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। अजमी बारी हैं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना स्टूडियो से, और अफजल शमसी भी कुछ देर में हमसे जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले सर्वकमल दत्ता जी, आपके पास आ रहा हूं कि इस नैरेटिव को क्या समझा जाए जो ट्वीट किया है चिराग पासवान ने, उसका मतलब आप कैसे देखते हैं? चिराग पासवान की जहां ट्वीट की बात आती है, मैं समझता हूं कि वो उसको एक पॉजिटिव वे में देखने की आवश्यकता है। ये एक सलाह है और कोई भी गठबंधन में एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं घटक दल, तो इस पे कोई उतना अचंभित नहीं होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आसमान जैसा टूटने वाला सिचुएशन हो गया है। सलाह मशवरा होता है, सलाह मशवरा आपस में भी होती है, मीटिंग्स में भी होती है, और उसके साथ साथ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी गाइडलाइंस और सलाह मशवरा दिया जाता है। मैं समझता हूं कि दोनों ही पुराने एनडीए के घटक दल है और बहुत दिनों से भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन चल रहा है, तो इसको एक पॉजिटिव दिशा में देखने की आवश्यकता है। देखिए, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव दिशा, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पॉजिटिव किसके लिए, एनडीए के लिए या जो एनडीए के अपोजिशन में उनके लिए? नहीं, एनडीए के लिए, नेचुरली एनडीए के लिए है। एनडीए के घटक दल है तो एनडीए के लिए ये सलाह है और एनडीए के लिए एक पॉजिटिव दिशा में देखने की आवश्यकता है। 19 का चुनाव बहुत नजदीक है और निकट है, तो उस संदर्भ में इस तरह की सलाह अगर दी जाती है, ये एक हेल्दी वे में देखने की आवश्यकता है।
इसमें डबल मीनिंग निकालने की कोई पॉलिटिकली इसका एनालिसिस किस तरह से करेंगे जो एनडीए विरोधी हैं उनके लिए, वो कैसे देखें इसे? एनडीए विरोधी तो नेचुरली इसको तूल देने की कोशिश करेंगे और वो अपने अधिकार क्षेत्र में है कि इसको तूल दे, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है चीजों को तूल देना। पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर वो लोग तूल देते भी हैं इस पूरे मामले को उनको भी तो बताने की आवश्यकता है ना कि महागठबंधन में कौन सा यूनिटी है। अभी जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उस पे सपा बसपा मिसिंग क्यों थी, ममता बनर्जी क्यों मिसिंग थी? तो कहीं ना कहीं पे उस चीज की भी तो जवाबदारी बनती है ना महागठबंधन के तरफ से और यूपीए के तरफ से। ये सवाल तो चलिए विपक्ष के लोगों से पूछा जाएगा, बीजेपी के तर्जुमान को भी बुला रहे हैं, वो पूछेंगे उनसे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब उस मुद्दे पे हम आएंगे तो उस पर भी बात होगी। इस वक्त हमारे साथ अज़मी बारी हैं, कांग्रेस के तर्जुमान, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अज़मी बारी साहब, आपसे सवाल ये है कि दिल्ली में इसे कैसे देखा जाए? बिहार और पटना जहां से ये पार्टी बिलोंग करती है, वहां जमीनी हकीकत क्या है? दिल्ली में ये बात सिर्फ बयानबाजी तक महदूद है, जमीनी हकीकत क्या है? कांग्रेस के लिए ये ट्वीट किस तरह से देखा जा रहा है, कांग्रेस इसे देख रही है? इसी तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। आज एनडीए का जो किला है वो ढा रहा है। अब उस बोले जी हाँ, बोलिए, आपसे सवाल किया गया, बोलिए। ना यहाँ नहीं आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अब उस नाव पर कोई भी सवारी करना नहीं चाहता है जो नाव डूबने की स्थिति में होती है। आज एनडीए की जो नाव है वो डूबने की स्थिति में है। अब ये 4 राज्यों का जो चुनाव हुआ है और इसके बाद जो रिजल्ट आए हैं, इसके पहले से माहौल बीजेपी के नेताओं को पता था, इसीलिए जब आरएलएसपी अलग होने की बात कर रही थी तो उससे बात नहीं किया उन्होंने। और अब किसी भी तरह से खुद आपने देखा कि चिराग पासवान जी का ट्वीट है, उससे ये बातें सामने निकल के आ रही हैं कि उन लोगों ने भी कई बार कोशिश की, कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें इस बात का एहसास है कि हम आगे आने वाले दिनों में जो एनडीए के साथ घटक दल हैं वो आगे नहीं साथ चल सकते हैं। और जहां तक सवाल पैदा होता है, हमारे अभी दत्ता साहब बोल रहे थे तो इन एनालिसिस करना एक अलग बात थी, लेकिन ये तो लग रहा था कहीं ना कहीं एक पार्टी की तरफ से तर्जुमानी कर रहे हैं इन्होंने। सौरभ कमल दत्ता जी बीजेपी की तरफ से कोई प्रवक्ता या तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पॉलिटिकली इसको एनालाइज किया है कि इसका मतलब क्या निकाला जाए। उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपको लग सकता है और आपका लगना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है कि मैं उसको गंभीरतापूर्ण देखूं। एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाते जो बोलना है वो मैं जरूर कहूंगा। कुछ बातें अगर आपको मिर्ची लगती है तो बेशक मिर्ची लगे, उस पे मुझे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सीधा वे में तीखे वे में पूछा है कि आपके गठबंधन में भी कहाँ यूनिटी है? अगर एनडीए में मैं अगर आपकी बात एक मिनट के लिए मान भी लूं कि एनडीए में यूनिटी नहीं है, तो आपके गठबंधन में यूनिटी कहाँ पे है? आपके गठबंधन के लोग भी तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के हिसाब से तैयार नहीं है ना प्रधानमंत्री पद के लिए। आप जब जैसे ही डीएमके के स्टैलिन ने कहा था हाल ही में राहुल गांधी जी के बारे में कि प्रधानमंत्री पद के लिए वो एलिजिबल कैंडिडेट है, आपके बाकी जितने घटक दल है उनकी क्या टिप्पणी रही है? दत्ता जी, ये सब भी तो बताने की आवश्यकता है। अज़मी बारी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, बीजेपी के तर्जुमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा संयम रखिए। उनका जो काम है, मैं अभी उनको जोड़ रहा हूं, थोड़ी देर में अफजल शम्सी जुड़ेंगे हमारे साथ, बीजेपी के तर्जुमान है। इस वक्त हमारे साथ अशरफ अंसारी जुड़ चुके हैं, जो तर्जुमान है एलजेपी के। लगाएंगे तो उस पे मुझे जवाब देने की आवश्यकता है और मैं जरूर जवाब दूंगा। अशरफ अंसारी से बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुकिएगा। अशरफ अंसारी साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पे, आपको हमारी आवाज मिल रही है? किसी पार्टी की आप एनालिसिस कीजिए ना। अज़मी बारी साहब, थोड़ा मिर्ची लग सकती है ना मेरे एनालिसिस से, थोड़ी देर की जरूरत नहीं है। प्लीज सौरभ जी, थोड़ी देर। अशरफ साहब जुड़ रहे हमारे साथ, जो एलजेपी के तर्जुमान है, प्रवक्ता है अशरफ अंसारी, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अशरफ साहब, देखिए, मामला आपका है, 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, आप दूर से तमाशा देखेंगे या कुछ साफ साफ बताएंगे? नहीं, हम नहीं समझते कि दोनों को झगड़ने की कोई जरूरत है और हम तमाशा भी नहीं देख रहे हैं।
तमाशा देखने वालों में से नहीं। जी, तो क्या ये मामला क्या है दरअसल, ये इस ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए? आपने ट्वीट पढ़ा है? जी हाँ, पढ़ा है। क्या लिखा है उसमें? हमने पढ़ा है, और वो उस वक्त जब ट्वीट हो रहा था तो मैं खुद भी था अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन साहब के साथ। बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि इसको कुछ ज्यादा ही तूल दिया जा रहा है। अच्छा, अगर कम तूल दे तो क्या समझा जाए, इसका मतलब क्या निकाला जाए? मैं बता दे रहा हूँ, सुन लिया जाए कल जी। मैंने ये कहा कि उन्होंने अपनी एक फिक्र जाहिर की है। उन्होंने ये कहा है कि जो अभी अलायंस में लोग हैं, अलायंस पार्टनर हैं, देखिए बीजेपी बड़ी अलायंस है, हमारी सीनियर अलायंस है, उसके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमको हमारे लिमिटेड हैं, हमको लड़ना है, अपनी तैयारी करनी है। तो अगर हमको अपनी तैयारी करनी है तो हम चाहेंगे कि भाई हमको जो भी नंबर है, जो भी है, जो कुछ भी है हमारा क्लियर अगर हो जाता है तो हम उस पर अच्छी सी तैयारी करेंगे। ठीक है जी। इसके लिए उन्होंने एक फिक्र जाहिर की कि भाई इसको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। बाकी अब लोगों को लग रहा है कि हाँ एनडीए से हम अलग हो रहे हैं और चिराग पासवान जी ने कुछ बहुत बड़ी बात कह दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी फिक्र जाहिर की है। नहीं, वो बड़ी बात तो कह भी नहीं सकते शायद, क्योंकि वो बड़े नेता है नहीं पार्टी के। क्या ये कहना चाहते हैं आप? जी नहीं, आपकी जानकारी को हम क्लियर कर दें। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान जी हैं और दूसरे बड़े नेता रेस्पेक्टेड चिराग। तो अगर कोई बड़ा नेता ट्वीट करता है, पब्लिक डोमेन में कोई बात रखता है और एग्जाम्पल देता है टीडीपी का, आरएलएसपी का, तो क्या ये समझा जाए कि वो बच्चों की बात कर रहा है या सीरियस बात कर रहा है? सीरियस है दोस्तों। उन्होंने फिक्र जाहिर की है, ये थोड़ा ही कहा है उन्होंने कि हम आज एनडीए से अलग हो रहे हैं। उन्होंने अपनी फिक्र जाहिर की है, और अगर फिक्र जाहिर की है तो फिक्र तो जाहिर कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी चलाना है, पार्टी के वो लीडर हैं, तो फिक्र तो जाहिर करेंगे ना। नहीं, अशरफ साहब, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि फिक्र, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ ये मतलब है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है, अभी सर्वकमल दत्ता जी कह रहे थे, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना था कि ये आपस में अलाइज हैं, ये बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को सलाह मशवरा दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सलाह मशवरा फेस टू फेस मिलकर दिया जाता है, या फोन पे बात करके दिया जाता है, या पब्लिक डोमेन में आके दिया जाता है कि पब्लिक को भी पता चले और सामने भी बात कर लें। क्या यही है तरीका सलाह मशवरा का? नहीं, ये भी एक तरीका होता है कन्वे करने का, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्वीट के जरिए ही कन्वे किया जा रहा हो या कोई बात हमारी नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान जी की बात अभी हम समझते लास्ट में भूपेंद्र यादव जी से भी हुई थी, अमित शाह जी से भी हुई थी, बातें लगातार हो रही हैं, बट बातों का रिजल्ट अभी नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आया, और इसीलिए बेचैनी है। अशरफ अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे रिक्वेस्ट है, आप तक आप स्टूडियो नहीं आ पाए, या आप तक हम कैमरा नहीं भेज पाए, या कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, लेकिन बहरहाल आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप वहां बने रहें फोन पर ही। इस वक्त हमारे साथ अफजल शम्सी जुड़ चुके हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अफजल शम्सी, आपका इस्तकबाल करते हुए एक सवाल है कि सर्वकमल दत्ता कह रहे हैं कि सर्वकमल दत्ता कह रहा है कि ये सलाह मशवरा है, क्या आप भी इसे सलाह मशवरा मानते हैं, जो ट्वीट है चिराग पासवान जी का? अफजल शम्सी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? अच्छा, अशरफ अंसारी साहब तो खैर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, अफजल शम्सी अभी हमारे पास नहीं आ पाए हैं। ठीक है, महफूज के पास चलते हैं, अपने नुमाइंदे। महफूज, बात ये हो रही है कि ये एक सलाह मशवरा है या राय के तौर पर एलजेपी की तरफ से बीजेपी को ये बात कही गई है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर राय मशवरा था तो ये फोन पे हो सकता था, आमने सामने मिलकर हो सकता था, पब्लिक डोमेन का सहारा क्यों लिया गया? ऐसा क्या मतलब है? और उस ट्वीट में ये नाम क्यों लिया गया रेफरेंस के तौर पे कि टीडीपी और आरएलएसपी? देखिए विशाल, इसको इस नज़रिए से देखा जा सकता है कि एलजेपी एक प्रेशर की सियासत कर रही है, ताकि जितनी सीटें उसे वो चाह रही है, जितनी सीटें उसे वो सीट एनडीए इत्तेहाद में मिल जाए। एक बात तो इस नजरिए से देखा जा सकता है, और एनडीए की तरफ जो है, एनडीए इस बात को लेकर जो है रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो दलितों की नुमाइंदगी करता है और उस फेज से पूरे मुल्क में जाना जाता है, वो उनके इत्तेहाद से निकल जाए या उसकी नाराजगी जो है बरकरार रहे। तो ऐसा लगता है
कि चिराग पासवान या रामविलास पासवान की तरफ से जो बातें आई है, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो बातें आई है, वो कहीं ना कहीं एनडीए इत्तेहाद की जो दोनों पार्टियां हैं और खासतौर से बीजेपी, उसके ऊपर एक प्रेशर बनाएगी कि जो सीट शेयरिंग का जो मामला है और जितनी सीट पर एलजेपी ने गुज़िश्ता इंतखाब लड़ा था 7 सीटों पर, कम से कम वो सीट या उससे ज्यादा जो है सीट शेयरिंग में उन्हें वो देख रहे हैं, वो इम्कानात तलाश रहे हैं कि उतनी सीटें जो है ऑलरेडी एनडीए के फोल्डर से आरएलएसपी बाहर हो चुकी है, तो प्रेशर है, ये प्रेशर की सियासत है। इससे पहले आरएलएसपी फोल्डर से बाहर हो चुकी है एनडीए फोल्डर से, तो अब तो सीटें दिए जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से के लिए आ रहे थे वो बिल्कुल अलग थे। जो इस ट्वीट के जरिए और इसमें जो है चिराग पासवान ने दिया है, तो आरएलएसपी का जाना और बाकी दूसरी पार्टियों का एनडीए इत्तेहाद से जाना, इसमें जो है एलजेपी कहीं ना कहीं अपने लिए एक रास्ता तलाश रही है और प्रेशर कर रही है। और ये भी बताने की कोशिश है, अगर देखा जाए तो 17 पॉइंट सम मतलब कि 17 कुछ फीसद जो है एससी और एसटी की आबादी है, और उस आबादी को जो रिझाने की एक कवायद है, और वो आबादी अभी तक एलजेपी पर भरोसा करती रही है। तो एलजेपी उस पॉइंट को लेकर जो है कहीं ना कहीं सियासत बना रही है, प्रेशर बना रही है कि उन्हें जो है सीट शेयरिंग में मुनासिब जो है हिस्सेदारी मिल जाए। जी वैसा जी सर कमल दत्ता जी, आपके पास वापस आ रहा हूं। देखिए, अभी अशरफ अंसारी साहब कह रहे थे कि ये बातचीत हुई है कि कोई नतीजा नहीं निकला है सीट शेयरिंग को लेकर, कि कोई नतीजा नहीं निकला है कि हाँ इतना हमें दिया जाएगा या इतने पे हम लड़ेंगे, और इसीलिए बेचैनी है। सर कमल दत्ता जी, कैसे देखा जाए इसे? आप देखिए, लोकसभा इलेक्शन अभी भी 5-6 महीने जी बिल्कुल, इसको महफूज सर कमल दत्ता से मैंने सवाल किया है जी। 5-6 महीने दूर है लोकसभा चुनाव, तो नेचुरल है कि जब तक चुनाव नजदीक आएगी, मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो विपक्ष के हो या फिर सत्ता पक्ष के हो, वो लोग सीट शेयरिंग एग्रीमेंट पे एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ जाएंगे। जहां बात आती है बिहार के परिपक्ष में, मैं पिछले वक्ता से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं पे ये जरूर एक अलायंस में भी कहीं ना कहीं पे ये प्रेशर जरूर होता है सीट्स को लेके, और ये कहीं ना कहीं पे एक तरह से नूरा कुश्ती है। और मैं मानता हूं कि आप कुशवाहा के पार्टी जाने के बाद, एनडीए छोड़ देने के बाद, ये जो एक पेचीदा मामला बन गया था सीट शेयरिंग को लेके बिहार के परिपक्ष में और जेडीयू, भाजपा और बाकी घटक दलों के बीच में, वो रास्ता आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और मैं आपके बातों से सहमत हूं कि मुझे लगता है कि आगे जाके तमाम जितने सारे घटक दल है एनडीए के, इनमें मतलब कि एक लॉजिकल कंक्लूजन आने में और एक मतलब एक अच्छी तरह से बेहतरीन एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने में उतना दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जब आरएलएसपी निकल चुकी है उस फोल्डर से बाहर, तो अब क्या समस्या आ रही है? अशरफ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं एलजेपी से। अशरफ अंसारी साहब, देखिए क्या कर रहे हैं तो आवाज बढ़ी आ रही है। अशरफ अंसारी साहब, क्या आपको ये लग रहा है कि वक्त कम रह गया और जल्दी ये फाइनलाइजेशन होना चाहिए, जिस तरह से जेडीयू की तरफ से लगातार दबाव था? सर कमल दत्ता कह रहे हैं कि काफी वक्त है। सबको लग रहा होगा कि काफी वक्त है, लेकिन चूंकि हम लोगों को तैयारी अपनी करनी है जी जी। अशरफ साहब, पूरा कंट्री इलेक्शन मोड में आ गया है, तो हमको लगता है कि अब जितना जल्द से जल्द हो सके वो अगर फाइनलाइज हो जाता है तो बेहतर है। इसी की फिक्र है हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री। अच्छा सर, पिछली बार जितनी सीटों पे आपने चुनाव लड़ा था उतनी ही चाहिए या उससे ज्यादा? लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हम समझते हैं कि ऑथराइज सिर्फ 2 ही आदमी हैं, हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड रामविलास पासवान जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन रिस्पेक्टेड चिराग पासवान जी। हम उससे आपको कोई ऑथराइज बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर बात की जाए सीट के नंबर की तो हम चाहेंगे कि हम 7 लड़े थे, कम से कम 7 तो हमको मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारा ग्रोथ बढ़ा है न कि कम हुआ। नहीं, आरएलएसपी के निकलने से तो जाहिर है कि कुछ सीटें आप खाली हो रही हैं, मतलब बच गई हैं, तो उसका भी बंटवारा चाहते हैं क्या आप? हम किसी के आने और किसी के जाने पे बंटवारा नहीं चाहते, हम अपना हिस्सा चाहते हैं, वो हमको मिले। तो हिस्सा तो 7 का था, क्या उससे कम मिल रहा है? नहीं, अभी तो वही क्लियर नहीं हो रहा है ना। हम यही चाह रहे हैं ना कि भाई जो आपने क्या डेडलाइन दी? एलजेपी ने डेडलाइन क्या दी है, कब तक क्लियर हो जाए? अभी ये
इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके लिए हमने आपको पहले भी कहा कि डेडलाइन के लिए वो अथराइज जो है रिस्पेक्टेड चिराग पासवान साहब। और लेकिन आप ये मानते हैं ना कि वक्त बहुत कम रह गया है? हाँ, वक्त कम रह गया है, ये हम नहीं मानते हैं कि वक्त कम रह गया, इसको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज मुझे अशरफ साहब बता दीजिए, जो ट्वीट में उन्होंने रेफरेंस दिया है कि टीडीपी और आरएलएसपी, ये रेफरेंस देने की नौबत क्यों आई चिराग पासवान को? उन्होंने इसलिए दिया कि ये लोग अब जा चुके हैं, जो अलाइव आपके बचे हुए हैं, आपको अगले लाइन को देखे होंगे कि फिलहाल बचे हुए साथी, उन्होंने वो भी दिया है। तो उन्होंने कहा कि जो बचे हुए हैं उनको ये फिक्र है कि आप जल्द से जल्द ये डिसीजन ले लें, अन्यथा नहीं, अन्यथा का कहीं कुछ है ही नहीं। अन्यथा कहीं आप देख लीजिए, दोनों ट्वीट में कहीं लिखा हुआ है क्या कि अन्यथा कोई डिसीजन लिया जाएगा? ठीक है, नहीं लिखा है उसमें कि बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपने पूरा ट्वीट याद नहीं है आपको शायद? सुना है क्या? बिल्कुल लिखा है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, नुकसान के फायदे की बात कहाँ, उन्होंने ये कहा है कि इसको जल्द से जल्द कर लिया जाए, वरना नुकसान उन्होंने ये थोड़ी कहा कि जी। चलिए, हमारे साथ अफजल शम्सी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के तर्जुमान है। अफजल साहब, आप देर से जुड़ पाए हमारे साथ, बहरहाल जल्दी से जरा बता दीजिए कि चिराग पासवान ने, माफ कीजिएगा, रामविलास पासवान ने, चिराग पासवान जो ट्वीट किया है, आपको इसकी खबर मिली होगी, इसका मतलब क्या है? देखिए, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और किसी प्रकार का स्पेकुलेशन लगाना कि चिराग पासवान जी ने क्या ट्वीट किया, मैं इतना जानता हूं कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और उसके अंदर पूरा इत्तेहाद है। आने वाला चुनाव की जानकारी मिली है, पहले ये बताइए, आपको पता चला है कि ट्वीट क्या किया उन्होंने, क्या लिखा है उसमें? देखिए, ऐसा है कि वो उनका व्यक्तिगत ट्वीट है, उसको मैं आधिकारिक बयान या आधिकारिक ट्वीट नहीं मान सकता हूं। पार्टी के हमारे शीर्ष नेता पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के तय होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, राहुल जी, अस्पर साहब को रोकिए और उनको ये बताइए कि वो चिराग पासवान का व्यक्तिगत बयान नहीं है, हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन है और उन्होंने अगर कहा है तो उसको व्यक्तिगत न ले, वो माफ करेंगे। देखिए, अच्छा ठीक है, तो उनकी पार्टी का ही बयान है, लेकिन एनडीए में जो तय होता है, अब देखिए यहीं पे बात समझ में आ रही है। आप अस्पर साहब, आप सीनियर लीडर हैं, माफ कीजिएगा, आपको कम से कम इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, वो भी टीवी पर बैठ करके। चिराग पासवान, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बयान क्या होता है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। वो मैं भी बोल रहा हूं, हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं और बिहार के अंदर हम 40 सीट जीतेंगे एनडीए की, इंशाल्लाह वो रहेगा, वो मैं भी बोल रहा हूँ। बिल्कुल रहेगा, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। कीजिएगा, चिराग पासवान जी के बयान को आप इस तरह के बयान नहीं बोल सकते, इसको माफ कीजिए। मैं कह रहा हूँ एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और पूरी तरह से मजबूत है और आने वाले चुनाव में हम बिहार की 40 सीट जीतेंगे। वो मैं भी बोल रहा हूँ कि एनडीए इंटैक्ट और 40 की 40 जीतेंगे, लेकिन अब आप ये नहीं कर सकते कि चिराग पासवान का बयान व्यक्तिगत बयान है, वो आप नहीं बोल सकते। उसको देखिए, ऐसा है कि इसको तोड़ मरोड़ करके भी आप बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब एनडीए की अस्पर साहब पहले आप अपना सुधारिए, मैं बोल रहा हूँ चिराग पासवान का बयान व्यक्तिगत बयान नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अरे बाबा ठीक है, लेकिन एनडीए के अंदर का कोई फाइनल बयान है तो? एनडीए का तो कोई फाइनल बयान नहीं ना है। नहीं, यही बात आप एनडीए की तरफ से कुछ तय हुआ है? नहीं, जब एनडीए की तरफ से कुछ तय नहीं अभी फाइनल हुआ है तो इसको क्या कहा जाएगा? नहीं तो वो चिराग पासवान एनडीए के तरफ से मैं इतना कह रहा हूँ। अफजल साहब, आप एनडीए कह रहे हैं और आप एलजेपी नहीं कह रहे हैं, क्या एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है? क्या एलजेपी का? नहीं, बिल्कुल एलजेपी एनडीए का हिस्सा है। तो फिर हम ये कैसे मान लें? आपने कह दिया कि उनका ये आधिकारिक बयान नहीं है, भड़क रहे हैं हमारे एलजेपी के नेता। मैं कह रहा हूं कि जब तक एनडीए की सीटों का आधिकारिक बयान नहीं होता है, जब तक एनडीए का आधिकारिक सीटों का बंटवारा तय नहीं होता है, तो मैं कैसे कह दूंगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ट्वीट में ऐसा कुछ थोड़ी लिखा है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, हमें इतनी सीटें मिल गई। वो तो सिर्फ सीटें मिलने से पहले की बात कर रहे हैं, उसी की तो बात कर रहे हैं वो, कि अगर सीटें पहले से ये सब चीजें तय हो जाए वरना नुकसान हो सकता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड से तो तय नहीं हुआ है। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी उसके बाद ही ना इस पर कुछ बोला जा सकता है। तो क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड में आपके एनडीए के पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या चिराग पासवान नहीं है? आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं बात को।
मैं कह रहा हूं कि सीटों का फाइनल एनडीए से तय होगा और जो अभी चलिए फाइनल अच्छा है, हुआ है वो हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे, बेहतर है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। बेहतर है। मेरे पास समय की कमी है, आप हमारे साथ देर से जुड़ पाए हैं, तो हम फाइनल कमेंट के लिए सिर्फ 10 सेकंड का मौका देंगे। आजमी बारिश साहब आपके पास आ रहा हूं, 10 सेकंड आपके पास है। इस ट्वीट को फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे? 10 सेकंड। को क्या कर सकते हैं वो अभी आपने चैनल पर अपने चैनल के माध्यम से देख लिया। कहा जा रहा है कि एनडीए इंटैक्ट है, कितनी इंटैक्ट है उसका अंदाजा हो गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के बयान को व्यक्तिगत चेयरमैन बनाया जा रहा है। उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप गलत बयान दे रहे हैं। तो इंटैक्ट है कि नहीं है वो देश की जनता, बिहार की जनता देख चुकी है आपके चैनल के माध्यम से। इसलिए भविष्य में एनडीए का क्या होना है इस पर फैसला करने सर्वकमल दत्ता जी, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, 10 सेकंड कंक्लूड कीजिएगा। सर्वकमल दत्ता जी। मैं समझता हूं कि ये एनडीए के तमाम घटक दल जितने हैं उन लोगों को जल्द से जल्द बैठना चाहिए और एक पॉजिटिव निष्कर्ष में निकलना चाहिए और उस तरह से सीटों का आवंटन भी हो जाना चाहिए और फिर चुनाव में कलेक्टिव वे में जाके बिहार में जनता के बीच में जाए। महफूज 10 सेकंड। अशरफ साहब आपके पास भी आऊंगा। महफूज 10 सेकंड। जमीनी हकीकत क्या है? महफूज को आवाज मिल रही है? अफजल शमसी साहब आपके पास आ रहा हूं। जी, आपकी आवाज अभी आई। जी बोलिए। ऐसा है कि मैं फिर वही कह रहा हूं कि आने वाले 2019 के चुनाव में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री पूरे बहुमत के साथ बनेंगे। सर, सवाल क्या, आप जवाब क्या देते हैं? ये क्या मतलब है? जो आप सोच के आए वही बोलेंगे, सवाल जो किया जाएगा वो नहीं बोलेंगे आप? ठीक है, बोलिए। मैं वही सवाल का जवाब दे रहा हूं कि एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है, इन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लोग बहुत परेशान नहीं हो जी। इसीलिए बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कांग्रेस वाले और राजद वाले को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है और हम आने वाले चुनाव में बिहार के अंदर 40 सीट जीतेंगे और देश में। अशरफ अंसारी साहब फाइनल कमेंट। अशरफ अंसारी साहब फाइनल कमेंट। अशरफ अंसारी एलजेपी। राहुल जी देखिए, हम भी ये बात बोलते हैं कि एनडीए विशाल आजम। राहुल आप किसे पुकारे मुझे समझ में नहीं आ रहा। विशाल आजम बोलिए। सॉरी विशाल जी हम ये कह रहे थे कि एनडीए इंटैक्ट है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन इसमें एनडीए के घटक दलों के साथ एनडीए के जो बड़े लीडरान हैं वो सब अपना बैठ करके जल्द से जल्द तय कर लें। इसी की फिक्र जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन रेस्पेक्टेड चिराग पासवान जी ने की जी, और ये सिर्फ फिक्र है, उन्होंने अपनी फिक्र जाहिर की है जी। बाकी एनडीए के पार्ट हम कल भी थे, आज भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। महफूज आपके पास वापस नहीं लौट पा रहा हूं, वक्त की कमी है। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ये सियासत है, पल पल कुछ भी हो सकता है। इस पल क्या है, अगले पल क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दावा है एनडीए के खीमे वालों का कि एनडीए इंटैक्ट है। विरोधियों का कहना है कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। आदाब। उस अहंकार का परिणाम अब यही होना है, सब लोग डूबे ताकि देश में भी एक अच्छी सरकार मिले और बिहार में भी अच्छी सरकार मिले।